हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यूएनए एंड आज का जो क्यूएनए मैं गाड़ी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूँ। एंड आज के क्यूएनए को थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल भी रखेंगे क्योंकि मैं ऑन द गो भी हूँ। एंड हमेशा की तरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प देखने मिलेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जंप करना हो, आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज करके जंप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्यूएनए को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल सपोर्ट ने। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि इनके पास आईफोन एक्स से बैटरी हेल्थ जो है वो 79% से नीचे जा चुकी है, क्या बाहर से इनको बैटरी को रिप्लेस करवाना चाहिए। तो अगर आपकी बैटरी 80% से नीचे गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी आपको अपनी बैटरी को रिप्लेस करवाना है। जब तक कि आपके फ़ोन की बैटरी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, आपको रिप्लेसमेंट करवाने की कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 सिनेरियोस में आपको बैटरी को रिप्लेस करवाना है। एक तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा बैटरी अच्छी नहीं चलेगी, आपका फ़ोन जो है वो रेगुलरली शट डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो फ़ोन है उसकी बैटरी लंबा टाइम तक नहीं चलेगी, जितना चलती थी उतना नहीं चलेगी। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बैटरी को रिप्लेस करवाना है। सेकंड सिनेरियो, बैटरी हेल्थ के सेक्शन के अंदर आईफोन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका आईफोन जो है आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी जो बैटरी है उसको सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उस केस में आपको बैटरी रिप्लेस करवानी है। अगर उसके बावजूद आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आपको बैटरी भी अच्छी खासी चल रही है, उसके बावजूद अगर आपको बैटरी रिप्लेस करवानी है तो एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में से करवाओ। 5-6 हज़ार रुपये की कुछ बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। वहाँ पे अगर आप बैटरी रिप्लेस करवाओगे आपको ओरिजिनल बैटरी मिलेगी। एंड सेल करने के टाइम पे ओरिजिनल बैटरी का जो डेटा है वो बैटरी हेल्थ सेक्शन में देखने मिलता है। अगर आप बाहर से कहीं से करवाओगे और वो ट्रस्टेड सर्विस सेंटर नहीं हुआ, अगर आपको चीप डुप्लीकेट बैटरी डाल के दे देगा तो बैटरी हेल्थ के अंदर वहाँ पे बैटरी का परसेंटेज वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा और सेल करने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका कि आईफोन 11 प्रो वर्सेस आईफोन 12 में कौन सा लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? आईफोन 12 जो है उसके अंदर हर एक चीज़ आईफोन 11 प्रो से बेटर है। सिर्फ एक टेलीफोटो लेंस उसके अंदर मिसिंग है। टेलीफोटो लेंस जो होता है वो जूम का लेंस होता है। एंड डे टू डे लाइफ के अंदर एक एवरेज पर्सन जो है, जो फोटोग्राफर नहीं है, वीडियोग्राफर नहीं है, वो इतना ज़्यादा टेलीफोटो लेंस का यूज़ नहीं करता होगा। रेयरली मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर मैंने कभी भी टेलीफोटो लेंस का यूज़ किया हुआ है। इसलिए मेरे हिसाब से आईफोन 12 बेटर है 11 प्रो से। लेकिन आप जो है, मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, उसको चेकआउट करके अपना डिसीजन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है इस हर्षित जैन ने। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने काफी सारे वीडियोस देखे जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि अल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स, ऐप वैली टूटू, इंटरनेट से कैसे आईफोन के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं ऐप स्टोर के अलावा। तो फिर डिफरेंस क्या रह गया एंड्रॉयड एंड iOS के बीच में, अगर हम लोग अननोन सोर्सेज के ऊपर भी आईफोन के ऊपर एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सके। तो हर्षित भाई, सिक्योरिटी जो है वो एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब सिर्फ एक्सटर्नली कुछ डाउनलोड करना अपना आईफोन के ऊपर, वही एक फैक्टर नहीं होता सिक्योरिटी डिसाइड होने में। एंड iOS साइड लोडिंग तो काफी टाइम से चला आ रहा है। iOS 14.3 में थोड़ा आसान हो गया, लेकिन उससे पहले से iOS साइड लोडिंग अलाउड है और आप लोग जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आईफोन के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो अदर सोर्सेज से। अभी एप्पल ने थोड़ा और इजी कर दिया है, लेकिन ये एक फैक्टर नहीं है जिससे पूरा का पूरा सिक्योरिटी का मैटर हम लोग डिसाइड कर सके। iOS जो है वो एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और मालवेयर डेवलपर्स जो है उनको जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर लूप होल्स ढूंढने में काफी टाइम लगता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा एंड्रॉइड को टारगेट करते हैं, ऐसे डिवाइस को टारगेट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं जो ओपन सोर्स हो, जहाँ पे लूप होल्स ढूंढना ज्यादा आसान हो। और उसके अलावा काफी सारे और भी फैक्टर्स है, जैसे कि एंड्रॉइड में काफी ज्यादा आसान है कोई एक्सटर्नल चीज डाउनलोड करना, इसी तरह iOS में काफी ज्यादा मुश्किल है। तो काफी सारे सिक्योरिटी के अंदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सैमसंग के अंदर नॉक्स का सिक्योरिटी होता है, वो एंड्रॉइड से थोड़ा और ऊपर के लेवल पे है। मतलब वहां पे आपको ज्यादा सिक्योर बूटिंग प्रोसेस देखने मिलता है। तो सिक्योरिटी हार्डवेयर टू हार्डवेयर भी डिपेंड करती है, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर भी डिपेंड करती है, एंड डिवाइस टू डिवाइस भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल iOS जो आपको एक बेटर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा एंड्रॉइड के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है नितेश पोकर का। इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है एंड कैमरा के अंदर लाइन शो कर रही है, तो इनको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके कैमरा के अंदर लाइन शो कर रही है तो आपको सर्विस सेंटर में जाके बताना चाहिए कि क्या इशू है, क्योंकि आपके हार्डवेयर में भी कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। अगर आप ग्रिड लाइन्स की बात कर रहे हो, मतलब एक टाइप की ग्रिड लाइन्स भी होती है जो कैमरा सेटिंग्स के अंदर अगर आप लोग अनेबल्ड करोगे तो आपको वर्टिकल 2 लाइन एंड हॉरिजॉन्टल 2 लाइन देखने मिलेगी। अगर आप उस लाइन के बारे में बात कर रहे हो तो कैमरा सेटिंग्स में जाके आप लोग टर्न ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई हार्डवेयर में फॉल्ट की बात करो तो उसके लिए तो आपको सर्विस सेंटर में जाके शो करना पड़ेगा, और जितना जल्दी शो करोगे उतना जल्दी बेटर है। उनको अगर इशू पता चला आपका तो वो आपके फ़ोन को जल्दी रिपेयर करके या तो रिप्लेस करके दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फैंटम एक्स प्रो का। इन्होंने पूछा है कि इनको आईफोन 11 परचेज करना है, 50,000 का इनको आफ्टर HDFC कैशबैक मिल रहा है, एंड विल द प्राइस डिक्रीज विद इन अ मंथ इन अ सेल, शुड आई बाय नाउ।
तो फैंटम एक्स प्रो आईफोन 11 का जो प्राइस है ऑलरेडी अभी ड्रॉप हो चुका है, कुछ लिमिटेड जगहों के ऊपर सेल चालू है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था विजय सेल्स के ऊपर, उनके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेल स्टोर के अंदर अभी डील्स चालू है। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको आईफोन 11 जो है वो 46,999 में देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है आईफोन 11 के लिए। आप लोग चाहो तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पूरे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए है किस तरह आपको डिस्काउंट वहाँ पे हासिल करना है। अगला क्वेश्चन है गाइस हर्षवर्धन का, इन्होंने पूछा है कि इनको आईफोन 11 में मल्टीपल इश्यूज आ रहे थे, बैटरी का इशू आ रहा था, कैमरे का इशू आ रहा था, और बहुत बार सर्विस सेंटर जाने के बाद मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद उनको आईफोन एक रिप्लेसमेंट मिल गया सर्विस सेंटर के थ्रू। लेकिन 2 महीने के बाद वो जो रिप्लेसमेंट आईफोन था वो स्विच ऑफ हो गया और अब उनकी वारंटी भी ओवर हो गई और सर्विस सेंटर वाले 41,000 मांग रहे फोन को फिर से रिप्लेस करके देने के लिए। तो क्या उनको करना चाहिए? आई नीड योर एडवाइस ऑन द सेम, व्हाट शुड आई डू? तो हर्षवर्धन भाई, सबसे पहले तो फोन जब आप रिप्लेस करवाओगे 41,000 आप पे करोगे एक नए रिप्लेसमेंट आईफोन के लिए, तो आपको वारंटी उसकी एक्सटेंड नहीं होगी। मतलब जिस तरह हम लोग एक नया आईफोन परचेज करते हैं हम लोग को 1 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन रिप्लेसमेंट आईफोन में ऐसा नहीं होता। लेट्स से कि आपने एक नया आईफोन परचेज किया, उसको 6 महीने हुए, 6 महीने की वारंटी पेंडिंग है, तो नया आईफोन मिलने के बाद 6 महीने की वारंटी पेंडिंग होगी, आपकी वारंटी एडिशनल एक्सटेंड नहीं होगी। कुछ रेयर के सिनारियो में अगर आपकी वारंटी पूरी हो चुकी है, एप्पल अगर आपको फ़ोन देगा तो 1-2 महीने की और उसके ऊपर वारंटी देगा, उसके अलावा और कुछ भी आप लोग को नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है मत लो रिप्लेसमेंट आईफोन 41,000 का, क्योंकि आपको नया आईफोन 50,000 का मिल जाएगा जिसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिलेगी। तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगला क्वेश्चन है गाइस प्रेम यतम का, और इनके जो है वो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये iOS 12.5 पे है, आईफोन 6 यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन पे यूज़ नहीं कर पा रहे, पेटीएम यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से डिवाइस शुड बी अपडेटेड टू 13.4 iOS वर्जन और लेटर। तो इनको क्या करना चाहिए? तो इस केस में प्रेम भाई आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन 6 जो है उसके ऊपर आप लोगों को कभी भी iOS 13 का अपडेट नहीं मिलने वाला। और क्योंकि इन ऐप्स को चलाने के लिए जो फ़ोन पे है, जो पेटीएम, इनको चलाने के लिए iOS 13 एंड अबाउ चाहिए, तो आप उस सिनेरियो में कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक नया आईफोन लेना पड़ेगा जो कि इन iOS वर्जन को सपोर्ट करता हो। सेकंड क्वेश्चन है गाइस इनका, while moving our old device data to new one as shown in your video by scanning the animation screen, do we really have to be on the same iOS version on both old and new device? बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि जब कभी हम लोग एक नया आईफोन परचेस करते हैं, पूरा ओल्ड आईफोन को हम लोग एक नया आईफोन के ऊपर क्लोन कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस जो वायरलेस डेटा ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसके लिए सेम iOS का वर्जन होना ज़रूरी है। सेम iOS का वर्जन होना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ कैसे ये वर्कआउट करता है। अगर आपका जो ओल्ड आईफोन है उसके ऊपर एक iOS का वर्जन है, लेट्स अज्यूम 13, एंड आपके पास एक न्यू आईफोन है उसके बाद उसके ऊपर iOS का वर्जन है 14, डेटा इजीली माइग्रेट हो जाएगा। जब हम ओल्ड iOS के वर्जन से न्यू iOS के वर्जन के ऊपर डेटा माइग्रेट करते हैं, डेटा माइग्रेशन के लिए सेम iOS का वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड आईफोन जो है उसका iOS का वर्जन जो है वो न्यू से एक वर्जन ऊपर है, तो फिर जो है वो डेटा माइग्रेशन नहीं होगा। तब आप लोगों को दोनों डिवाइस को सेम वर्जन पे रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से मैं ये चीज़ समझा पाया हूँगा। एंड इनका थर्ड क्वेश्चन है गाइस, 10 कतार है सेम प्राइसिंग फॉर आईफोन एस दुबई एंड विल वी गेट ऑल कंट्री मॉडल्स देयर? तो कतार के प्राइसिंग के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। आपको कतार का ऑफिशियल एप्पल स्टोर का जो लिंक है उस पर जाकर ब्राउज करना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली कतार के अंदर प्राइसिंग है। जहां तक बात आती है ऑल कंट्री मॉडल्स, तो मेरे हिसाब से दुबई में जिस तरह के आप लोगों को मॉडल्स देखने मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज के, जापान के, यूएसए के, आप लोगों को हांगकॉन्ग के मॉडल्स देखने मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कतार में भी देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है संदीप का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईफोन 11 प्रो है और 1000 रुपीज़ के अंदर इनको एक वायरलेस चार्जर चाहिए 5 वॉट से लेकर 7.5 वॉट तक की स्पीड का। तो संदीप भाई इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कुछ दिन पहले बनाया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उसके अंदर पूरा डिटेल्ड में मेंशन है कि 1000 रुपीज़ के अंदर वायरलेस चार्जर कौन सा है, एक वायरलेस चार्जर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जी कंपैटिबल होना चाहिए, कितना वॉट होना चाहिए, क्या पोर्ट होना चाहिए, फिर क्या डिसएडवांटेजेस है वायरलेस चार्जर के, कब आप लोगों को एक वायरलेस चार्जर को कंसीडर करना चाहिए, सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर एकदम क्लियरली एक्सप्लेन है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आदर्श का, इन्होंने पूछा है कि इस 12 वॉट एप्पल एडेप्टर सेफ फॉर बैटरी ऑफ आईफोन 11? तो आदर्श भाई 12 वॉट का जो एप्पल का एडेप्टर है वो एक स्वीट स्पॉट है बैटरी हेल्थ के लिए, मतलब वो सेफ तो है लेकिन एक स्वीट स्पॉट भी है। क्यों स्वीट स्पॉट? क्योंकि 12 वॉट का जो एडेप्टर है आपके फ़ोन को इतना ज़्यादा गर्म नहीं करता जितना एक 20 वॉट का एडेप्टर गर्म करता है, लेकिन वो फास्ट चार्ज भी नहीं करता, लेकिन इतना ज़्यादा स्लो भी चार्ज नहीं करता कि 5 वॉट जितना आपको स्पीड मिले। तो 12 वॉट का जो एडेप्टर है आपको एक मीडियम स्पीड प्रोवाइड करता है
और आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करता। इसके लिए आपके आईफोन 11 के लिए वो सेफ भी है और एक स्वीट स्पॉट भी है। लेकिन वहाँ पे एक ही इशू है कि वो एक फास्ट चार्जर नहीं है, मतलब चार्जिंग की जो स्पीड है आपको जो 20 वॉट में देखने मिलती है, बस वो आप लोगों को देखने नहीं मिलती वहाँ पे। बाकी कंप्लीटली सेफ है आपके आईफोन 11 के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस ओनली एप्पल का, इन्होंने पूछा है कि इनको आईफोन 12 मिनी लेना है और मेरी राय जानना चाहते हैं। तो ओनली एप्पल, जैसे आईफोन 12 मिनी लॉन्च हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आईफोन 12 मिनी के बारे में। मैंने सबका एक एक करके आंसर दिया था कि आईफोन 12 मिनी आप लोगों को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। आईफोन 12 मिनी जो है छोटा फ़ोन है, क्यूट फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फ़ोन है, लेकिन उस प्राइस रेंज के ऊपर वो फ़ोन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ देखने मिलते हैं। वो वीडियो जो है मैंने कंप्लीटली डिटेल में मैंने बताया क्या क्या रीज़न है इस फ़ोन को ना परचेज करने के, क्योंकि वो फ़ोन जो है एप्पल ने कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही बनाया, सब लोगों के लिए वो फ़ोन जो है वो एप्पल ने डेवलप नहीं किया। तो आपको रेकमेंड करता हूँ आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट करो, आपको सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन है गाइस अविनाश का, इन्होंने पूछा है कि मैकबुक्स जो है जब इंडिया में बनेंगे तो क्या क्वालिटी या हार्डवेयर मेटल को थिन रखेगा क्या कॉस्ट कटिंग के लिए। मतलब इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि जब इंडिया में मैकबुक्स है, एयरपॉड्स है, आईपैड से, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि हम लोग के पास रिपोर्ट निकल के आई है 2021 के अंदर हम लोग को मेड इन इंडिया मैकबुक्स है, एयरपॉड्स है, आईपैड्स है, वो सारी चीज़ें को एप्पल प्लान कर रहा है। तो इनका क्वेश्चन है क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। तो जिस तरह आईफोन की क्वालिटी में कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता, उसी तरह कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट्स में कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। अगर इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई भी मतलब बुरी बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है एप्पल कॉस्ट कटिंग करेगा। एप्पल के जो सप्लायर्स है फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन, उनको कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देने में आते हैं, उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख के उनको जो है वो प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। तो अगर इंडिया में मैकबुक्स बनते हैं, आईपैड्स बनते हैं, कुछ भी बनता है तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और बिल्कुल भी क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस रत्नेश का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास कंप्यूटर नहीं है, आईपैड नहीं है, एक एंड्रॉयड का फ़ोन है, एक आईफोन लेना चाहते हैं, तो क्या इनको दिक्कत आएगी डेटा ट्रांसफर में एंड्रॉयड से आईओएस के ऊपर। तो रत्नेश भाई अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है, आईपैड भी नहीं है, तो आपको जो है शायद प्रॉब्लम आ सकती है डेटा माइग्रेशन में। क्यों प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एंड्रॉयड का जो डेटा आईफोन के अंदर माइग्रेट करने के लिए एक मूव टू आईओएस का एप्लीकेशन आता है, ये एप्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से 70-75% आपके एंड्रॉयड फ़ोन का डेटा आईफोन में आ जाएगा, लेकिन 20-25% का जो डेटा है वो नहीं आता। व्हाट्सएप वगैरह का डेटा जो है वो नहीं आता, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस का डेटा नहीं आता, जो कि एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों के अंदर नहीं है। तो उन एप्लीकेशंस का डेटा को लाने के लिए, व्हाट्सएप का बैकअप जो है वो एंड्रॉयड से आईओएस में लाने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको एक कंप्यूटर को अरेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है शाकिर बेलीम का, इन्होंने पूछा है कि 17 ईयर्स ओल्ड है और इनको जो है ई स्पोर्ट के लिए एक आईफोन खरीदना है, 40,000 से अंदर का उनका बजट है, क्या सेकंड हैंड लेना चाहिए, क्या न्यू लेना चाहिए, गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना है, अदरवाइज डेली यूज़ के लिए तो इनके पास एक एंड्रॉयड का डिवाइस है। तो शाकिर भाई अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए एक फ़ोन लेना है और 35,000 से लेकर 40,000 के बीच का बजट का लेना है, तो आईफोन XR अभी बेस्ट फ़ोन है। आपको न्यू मिल जाएगा 36 टू लेके 38K के बीच में। सेल वगैरह के टाइम पे आईफोन XR जो है इस प्राइस रेंज के अंदर मिलता है। रिपब्लिक डे सेल जो है वो आने वाला है, उसके अंदर भी आप लोगों को शायद फ्लिपकार्ट के ऊपर इस तरह का कुछ ना कुछ सेल देखने मिले, जिस पर आईफोन XR जो है आपको 38,000 के आसपास का देखने मिलेगा। तो ये जो फ़ोन है उसके अंदर A12 बायोनिक चिपसेट आता है, एप्पल का 2 साल पुराना चिपसेट है, लेकिन अभी भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उसमें सुपर्ब देखने मिलेगा। A14 के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ेगा। तो आईफोन XR लेना हो तो आप लोग न्यू ले सकते हो, आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। अगर सेकंड हैंड लेना हो तो आप एक्सेस मैक्स के लिए जा सकते हो, उसमें भी आपको एकदम सुपर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस अतुल का, इन्होंने पूछा है कि आईपैड 7 जेन उनको लेना है, क्या 2021 में लेना चाहिए। 25,000 का मिल रहा है 32 GB का मॉडल। तो अतुल भाई बिल्कुल भी आईपैड 7 जेन जो है वो नहीं लेना चाहिए 25,000 में। क्यों, क्योंकि आईपैड 8 जेन जो है वो आप लोग को 27 में मिलता है आफ्टर HDFC कैशबैक, एंड आईपैड 8 जो है काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें नया चिपसेट देखने मिलता है। परफॉर्मेंस में दोनों आगे पीछे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जब आपको आईपैड 8 मिल रहा है तो आपको क्यों 2,000 रुपये बचाने हैं और आईपैड 7 जेन लेना है। अगर आपको आईपैड 7 जेन लेना है तो नो डाउट 2021 के अंदर आईपैड 7 जेन जो है वो लेने लायक है, लेकिन 20 से 22,000 जो है उसका एक सही प्राइस है। उसके अलावा उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप आईपैड 8 के लिए ही जाना। अगला क्वेश्चन है गाइस आज के Q&A का लास्ट क्वेश्चन पूछा है स्मिथ कौशल ने, इन्होंने पूछा है कि आफ्टर लॉन्चिंग मेड इन इंडिया आईफोन 12 हाउ मच कॉस्ट विल रिड्यूस। तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 मेड इन इंडिया जब आएगा, मतलब आईफोन 12 मेड इन इंडिया को आने में भी टाइम है, 2 से 3 महीने लग सकते हैं।
रिपोर्ट्स के हिसाब से फेब या तो मार्च तक हम लोग को आईफोन 12 मेड इन इंडिया देखने मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे हम लोग को ऑफिशियल एमआरपी के ऊपर मेरे हिसाब से कोई भी टाइप का प्राइस ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ, कोई टाइप का ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोई रिपोर्ट नहीं है कि प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने आईफोन 11 के साथ एक्सपीरियंस किया, आईफोन 11 जो है लास्ट ईयर जून या जुलाई में मार्केट में ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन उस टाइम पे हम लोग को कोई भी टाइप का प्राइस ड्रॉप देखने नहीं मिला। प्राइस ड्रॉप देखने कब मिला? जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ तब एप्पल ने मेड इन इंडिया का भी प्राइस ड्रॉप किया, और जब जो नया आईफोन लॉन्च होता है उसका प्राइस ड्रॉप होता है वो भी किया। तो उस टाइम पे हम लोग को ऑफिशियली एप्पल की तरफ से प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा है कि हम लोग को अनऑफिशियली प्राइस ड्रॉप देखने मिल सकता है। अनऑफिशियली प्राइस ड्रॉप मतलब क्या? एप्पल जो है अपने ऑथोराइज्ड रीसेलर्स जो है, ऑनलाइन स्टोर वाले जो है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि भाई आप अपनी तरह से इतना डिस्काउंट चालू कर दो इसके ऊपर, या तो ऐसी डील स्टार्ट कर दो। उस तरह का आप लोगों को प्राइस ड्रॉप देखने मिल सकता है। जैसे कि ऑथोराइज्ड रीसेलर्स जो है आपको अलग अलग तरह की एक्सेसरी वगैरह फ्री में देना स्टार्ट कर देंगे, तब आप लोग समझ सकते हो कि भाई प्राइस ड्रॉप जो है वो हो चुका है। मतलब इस तरह का वो लोग चीज़ें करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आईफोन 11 के साथ हम लोगों को काफ़ी सारे एक्सेसरी वगैरह देखने मिल रही थी जब मेड इन इंडिया आया था, और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्राइम डे का सेल आ रहा था, तो दुनिया भर के सेल आए थे। इस तरह हम लोग को सेल्स के टाइम पे जिस तरह हम लोग को नए सेल देखने मिलेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उनके अंदर हम लोग को एक्चुअल में प्राइस ड्रॉप वगैरह देखने मिलेगा। ऑफिशियली एप्पल के एमआरपी के ऊपर कोई भी प्राइस ड्रॉप देखने मेरे हिसाब से शायद नहीं मिलेगा। अब कितना अनऑफिशियली प्राइस ड्रॉप देखने मिल सकता है? तो 5 से लेके 7,000 रुपए तक का आप लोग प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मतलब मैंने ये कहीं भी पढ़ा नहीं है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मेरे हिसाब से 5 to 7,000 का प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर HDFC का कैशबैक एक्स्ट्रा, ये शायद हम लोग को देखने मिल सकता है आज से 2 से 3 महीने के बाद। तो ये था गाइस आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एंड अगेन वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ तो इससे बेटर मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम जो है मैं ध्यान रखूंगा, वीडियो पहले से शूट करके रखूंगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।